जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारण। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज हम लोग भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्त किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, है ना, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपकी बिहार पुलिस हो गई, बिहार दरोगा, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग अपने मित्रों में एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर, दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल जो है ये 3-4 भागों में बांटे गए हैं। ठीक, सबसे पहले ध्यान देंगे कि बंगाल के जो आपके गवर्नर है 1757 से लेकर 1772 के काल में जो है उन्हें बंगाल के गवर्नर कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और 1772 के बाद बंगाल के गवर्नर को जो है क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1757 तक जो भी अंग्रेजी कंपनियां थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो बंगाल के गवर्नर, और उन्हें ही 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उन्हें 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 में, जो कि यह 1857 तक रहा। ठीक, 1857 रहा। दोस्तों 1857 में जब सैनिक विद्रोह, 1857 का जब सैन्य विद्रोह हुआ था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया। क्या? वायसराय, यानी 1858 में आपका वायसराय यह पद बन गया। ठीक, और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर से इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर से इस पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है 1947 से लेकर 1950 तक रहा, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने लगे। तो इस प्रकार 1757 से लेकर 72 तक बंगाल के गवर्नर रहे, और 1773 से लेकर 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके बाद 1833 से लेकर 1857 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद रहा। और उसके बाद 1858 से लेकर 1946 तक यह गवर्नर जनरल वायसराय में तब्दील हो गया, और उसके बाद 1947 से लेकर 1950 तक फिर गवर्नर जनरल रहा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बंगाल के गवर्नर से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों सबसे पहला जो है आपका बंगाल का गवर्नर होगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक, ध्यान रखेंगे, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक भारत का यानी बंगाल का गवर्नर रहा। कब? 1757 से लेकर 1760 तक, और पुनः इसकी नियुक्ति जो है 1765 से लेकर 1767, यानी इसका कार्यकाल 2 बार रहा है। और इसके काल में ही भारत यानी बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, इसके काल में, किसके? रॉबर्ट क्लाइव के काल में द्वैध शासन की नियुक्ति की गई, यानी द्वैध शासन लागू किया, यानी डायरकी व्यवस्था लागू किया गया। किसके? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में। ठीक है, एक शासन जो है बंगाल के नवाब के अधीन, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक शासन व्यवस्था बंगाल के नवाब के अधीन रहती थी, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। ठीक है, अभी जैसे केंद्र में भारत सरकार और बिहार में क्या होती है? बिहार सरकार, यानी द्वैध शासन, उसी प्रकार जो है उस समय बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, जो है शासन व्यवस्था, एक जो है बंगाल के नवाब के अधीन, और दूसरा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। ठीक है, जिसे आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय में काल में प्रशासन बंगाल का नवाब, यानी प्रशासन जो है आपका बंगाल का नवाब चलाता था, और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के समय प्रशासन जो है बंगाल का नवाब चलाता था, और भू राजस्व की व्यवस्था, सैनिक संरक्षण, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। ठीक है, और इसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ गवर्नर जैसे लॉर्ड वेरेलास्ट, ठीक है, लॉर्ड वेरेलास्ट आए, और कार्टियर आए। उसके बाद आपका 1772 में वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंगस आपका बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस, ठीक है,
वेरी लास्ट के बाद जो है कौन है, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस का काल जो है 1774 से लेकर 1785 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1774 से लेकर 1785 तक जो है आपका वारेन हेस्टिंगस रहा है बंगाल का गवर्नर, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसे याद रखेंगे, उसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बदलकर क्या है, बंगाल के गवर्नर को बदलकर उसे उस पद को क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा देख लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया जो है कि कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करना था, ठीक है। ईस्ट इंडिया की कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, ठीक है। कौन सा, तो 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट खोला गया, कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके पहले न्यायाधीश जो थे इलिजाह इम्फे, कौन थे, इसके प्रथम न्यायाधीश इलिजाह इम्फे थे, ठीक है। 1774 में बंगाल में प्रथम सुप्रीम कोर्ट खोला गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और उस समय भारत के आपके गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे वारेन हेस्टिंगस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है वारेन हेस्टिंगस, इसी के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो वारेन हेस्टिंगस के काल में, जो कि 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के काल में द बंगाल गजट, ठीक है, द बंगाल गजट समाचार पत्र की शुरुआती हुई थी, यानी कि 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था द बंगाल गजट, यानी ये भी वारेन हेस्टिंगस के काल में भारत का पहला समाचार पत्र छपा था। और इसी के काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि जिसके संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। और जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट, यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है। और इसी के काल में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों लाया गया 1773 के कमजोरियों को दूर करने के लिए, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कमजोरियों को दूर करने और करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित होता है, 1784 में, ठीक है। और इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। 1774 के जो है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है, जिसके विरोध में वारेन हेस्टिंगस ने इस्तीफा देकर कहाँ, इंग्लैंड चला गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंगस जो है अपने पद से इस्तीफा देकर ब्रिटेन चला गया, और ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ से उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बर्क, ठीक है, बर्क के द्वारा महाभियोग चलाया गया। बर्क जो है एक अंग्रेज व्यक्ति था जिनके द्वारा है जो है महाभियोग लगाया गया किस पर, वारेन हेस्टिंगस पर। लेकिन ब्रिटिश संसद ने कुछ दिनों बाद उन्हें इस महाभियोग से मुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हुए कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल जो है 1773 यानी 1786 से 93 तक रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल 1786 से 93, इसको ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड यहाँ जो है 1776 होगा, 73 नहीं है, 1776, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय में तीन प्रमुख काम किए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में तीन प्रमुख काम हुआ, कौन कौन, तो एक सिविल सेवा को प्रारंभ किया, ठीक है, पुलिस व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति जो है कंपनी के कानून के द्वारा की थी। दोस्तों याद रखेंगे उस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा के लिए उच्च पदों की नियुक्ति जो है कंपनी के कानून के द्वारा किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगला है कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की,
ठीक है, और कुछ पुलिस कर्मचारी को भी नियुक्त किया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जो है कुछ पुलिस थाना का भी नियुक्ति किया और उसके लिए पुलिस कर्मचारी का भी नियुक्त किया। ठीक है, और अगला जो है इसका मुख्य काम 1793 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू किया। कौन सा? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू किया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया, जिसमें राजस्व के रूप में जमींदार जो है 90% जो कंपनी को देती थी और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को जो है सर जॉन शोर ने बनाया था, यानी अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह लागू कॉर्नवालिस के काल में किया गया। और इस अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदार जो है 10% अपने पास उनको रखना होता था और 90% हिस्सा जो है कंपनी को देना होता था, यानी कि यह एक भू राजस्व था। ठीक है, और उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसी के लिए उच्च पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो पूछेगा तो आपका लॉर्ड डलहौजी होगा, लेकिन सिविल सेवा की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वह जो है उस समय कंपनी के कानून के द्वारा किया जाता था, लेकिन वही उच्च पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं अगले गवर्नर के बारे में। ठीक है, और इसी के काल में एक और मुख्य काम हुआ कि इसी के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, चतुर्थ नहीं दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 90 से 92 के बीच हुआ था। उस समय भारत का जो है सुल्तान, यानी कि मैसूर का सुल्तान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान। ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान। ठीक है, और टीपू सुल्तान की जो इस युद्ध में हार होती है और इस युद्ध की समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होती है। तो इसके काल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। देखते हैं अगला गवर्नर जो काल है 1793 से लेकर 1798। सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798। इसके जो है मुख्य कार्य खुर्दा का युद्ध। ठीक है, खुर्दा का युद्ध हुआ था 1700 इसमें सर जॉन शोर के शासनकाल में, जिसमें मराठे और निजाम के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला गवर्नर आएगा लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, कौन है? लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805। इसने स्वयं को बंगाल का शेर, यानी इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यानी बंगाल का शेर कौन हो जाएगा आपका? तो लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, इसका प्रमुख काम जो है सहायक संधि, इसके द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत की गई थी और इसके द्वारा इसके काल में बेसिन की संधि हुई थी तथा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड ब्लेजली के काल में हुआ था 1799 में। उस समय जो है मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान, जो कि युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। ठीक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है टीपू सुल्तान के साथ कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है और इसके द्वारा एक मुख्य काम किया था जो कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। किसके द्वारा? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला जो है इसने सहायक संधि जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था और इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। किसके लिए? तो फ्रांसीसियों को भय को समाप्त करने के लिए। और इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज का विस्तार करना। ब्रिटिश राज यानी कि जो भी भारतीय राज्य थे इसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेता था, जिसके कारण ब्रिटिश राज धीरे धीरे अपने आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है शुरुआत किया था किसने? लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि शुरुआत किया गया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? सबसे पहला हैदराबाद के शासक, यानी हैदराबाद के निजाम था। दोस्तों याद रखेंगे, लॉर्ड ब्लेजली के पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि की शुरुआत, लॉर्ड ब्लेजली से पहले फ्रांसीसियों ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन ब्रिटिश पूछे तो ब्रिटिश आपका होगा लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, और इसके काल में एक महत्वपूर्ण काम हुआ है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि भी लॉर्ड ब्लेजली के काल में हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों की ओर से और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। ठीक है, मराठा पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड ब्लेजली के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों है ध्यान रखेंगे। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड वेरेलास्ट। उस समय अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड वेरेलास्ट। और द्वितीय अंग्लो मैसूर 1780 से 84, उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में जो है
टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान इस युद्ध का नेतृत्व करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 90 से 92, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज गवर्नर रहता है और इसमें टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1799 में होता है और इस युद्ध के समय गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली रहता है और इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन 32 वर्षों के युद्ध में 32 वर्षों के काल में कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखते हैं अगले काल। तो अगला जो है, अगला आपका गवर्नर होगा फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल उसके बाद शुरू होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही उसकी मृत्यु होती है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाती है और उसका कब्र वहीं पे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस गवर्नर का कब्र भारत में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला गवर्नर आता है सर जॉर्ज वारलो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला गवर्नर सर जॉर्ज वारलो आता है और इसके काल में जो है महत्वपूर्ण एक काम होता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में सर जॉर्ज वारलो के काल में होता है। सर जॉर्ज वारलो का काल होता है 1805 से लेकर 1807। ठीक है, अगला गवर्नर है लॉर्ड मिंटो। दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड मिंटो का काल रहता है 1807 से लेकर 1813। इसी के काल में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की संधि होती है। महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा जो है अमृतसर की संधि होती है। लेकिन उस समय गवर्नर पूछे तो उस समय गवर्नर कौन होगा? उस समय गवर्नर जो आपका हो जाएगा कौन? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। ठीक, चलिए देखते हैं अगला गवर्नर। अगला गवर्नर जो है आपका कौन होगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस जिसका काल है 1813 से लेकर 1823। ठीक है, जिसका काल 1813 से लेकर 1823। इसके समय में काल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो। ठीक है, उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त कलकत्ता में किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया था, जिसमें जो है 90% भू राजस्व जो है कंपनी को देना होता था, लेकिन 10% जमींदार अपने यहाँ रखते थे। लेकिन इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जमींदार को जो है समाप्त कर दिया। जमींदारी जो है जमींदार काफ़ी ज़्यादा लूट खसोट कर रहे थे, जिस कारण यहाँ से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, किस बंदोबस्त में? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। और यह बंदोबस्त जो है डायरेक्ट गवर्नर से लेकर किसान के पास। ठीक है, गवर्नर जो है किसान जो है डायरेक्ट गवर्नर को अपना जो है राशि यानी भू राजस्व अदा करते थे। इसमें जो है जमींदार की कोई भूमिका नहीं होती थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है भारत के कुल भूमि के 30% भाग पर लागू था। ध्यान रखेंगे 30% भूमि पर लागू था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और वही अस्थायी बंदोबस्त की देखें तो अस्थायी बंदोबस्त जो है भारत के कुल भूमि के 19% भाग पर लागू था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था, लेकिन वही रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में जो है यह रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहा मद्रास के 12 महल में। ठीक है, मद्रास के कहाँ? 12 महल से यह शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? तो मद्रास के 12 महल से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि अगला जो है गवर्नर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसके काल में जो है 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को जो है अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर अब आपके भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, जिस कारण अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, ये इसको याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है सभी चीज़ों को बैन कर देते। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। बैन कौन किया था? तो बेंटिंक। बेंटिंक के द्वारा बैन किया गया था। और इसके काल को जो है काफ़ी शांति का काल कहता है, यानी इसके काल में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया। ठीक है, किस पर? सती प्रथा पर बैन लगाया सन 1829 में इसके द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बेंटिंक जो है क्या करता था? केवल बैन लगाता था। ठीक है, बेंटिंक बैन लगाते। इसने ठगी प्रथा किस पर? से स्लीमन की सहायता से। ठीक है, और उन्होंने 1835 ईस्वी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जितने भी बुरे काम थे उस पर बैन लगा दिया और अच्छे काम को शुरू करता था और अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है,
यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और नहरें, सड़कें जैसी कई सार्वजनिक सुविधाएं भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू की। कैसे? नहरें, सड़कें और कई सुविधाएं भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें भी सुधार किया था। ठीक है, देखते हैं अगला गवर्नर जो है आपका चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का काल 1 साल का रहा है 1835 से लेकर 1836, यानी 1 साल में चार्ल्स मेटकॉफ जो है क्या करता है? तो प्रेस को स्वतंत्र कर देता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के जनक जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला गवर्नर आपका होगा लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगला इसके बाद गवर्नर आएगा यानी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। इसका कार्यकाल 1842 से 44 2 साल का कार्यकाल रहता है, और इसी के कार्यकाल में जो है दास प्रथा का अंत किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के काल में ही दास प्रथा का अंत किया जाता है, और इसी के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। कब? रविवार की छुट्टी की शुरुआत लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ, तथा एलनबरो के काल में ही 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया। कब? तो किसका? तो सिंध का विलय एलनबरो के काल में ही किया जाएगा। ठीक है, दास प्रथा का अंत, सिंध का विलय और रविवार की छुट्टी की शुरुआत एलनबरो के काल को माना जाता है। अगला गवर्नर है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग है, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल, इसका काल है 1844 से 48, और इसी के काल में जो है फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका गवर्नर आता है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल। इसका कार्यकाल रहा है 1848 से लेकर 1856। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि रेलवे का विकास। ठीक है, रेल का विकास इसी के काल में हुआ, यानी कि रेल का परिचालन सबसे पहले 16 अप्रैल 1853, ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर के बीच पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि एक मालगाड़ी थी। ठीक है, इस तरह की गाड़ी। अगला इसका मुख्य कार्य हुआ संचार प्रणाली का विकास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, संचार प्रणाली का भी विकास लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। ठीक है, पहला संचार प्रणाली जो है आगरा से लेकर कोलकाता के बीच शुरू हुआ। कहाँ से कहाँ? तो आगरा से कोलकाता। और दूसरा जो है 1800 से कौन सा? डाकघर अधिनियम। ठीक है, 1854 होगा। 1854 में डाकघर अधिनियम भी पहली बार पारित किया गया, जिसमें डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया गया। कौन सा? तो डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया, और प्रत्येक पर जो है कितने 2 पैसे का टिकट लगाना जो है किसी भी डाक पर अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। और लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है सिविल सेवा के अधीन पदों पर नियुक्ति जो है कंपनी के कानून द्वारा, पहले जो है इसका शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उस समय उसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता था? तो कंपनी के कानून द्वारा किया जाता था, लेकिन इसने जो है इसे सिविल सेवा में के अधीन जितने भी पद होते थे उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा करता था। किसके द्वारा? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा। ठीक है, और इस परीक्षाओं के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भारत के पहले आईएएस बने कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। SN टैगोर कब बने थे? 1863 में। प्रथम भारतीय जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सन 1863 में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसका हुआ हड़प की नीति। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हड़प की नीति यानी कि व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति से को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। किसे? तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था हड़प की नीति। किसने? लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। ठीक है, और हड़प के नीति के द्वारा ब्रिटिश राज में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हड़प के नीति के द्वारा विलय होने वाला ब्रिटिश राज में पहला राज्य हो जाएगा आपका कौन सा था? सतारा। ठीक है, पहला राज्य सतारा। और आगे चलकर जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला गवर्नर। दोस्तों आपका अगला गवर्नर आएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसका काल रहा है 1856 से लेकर 1862। ठीक है, 1856 से लेकर 1862 तक काल रहा है किसका? लॉर्ड कैनिंग का। फिर उसके बाद
दोस्तों याद रखेंगे, इसी के काल में 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का सैनिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार को हाथों में दे दिया गया, ठीक है। किसके बाद तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। और उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना, ठीक है। 1858 के अधिनियम के द्वारा कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जनरल बना। दोस्तों चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको यह काफ़ी समय तक याद रहे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके गवर्नर जनरल से प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोस्तों इसके बाद के वीडियो में हम लोग वायसराय से जो भी संबंध यानी 1858 से लेकर के 1947 तक के वीडियो को लाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका एक बार देख लेते हैं 1757 से लेकर 72 तक भारत में जो रहा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। 1773 से लेकर 1832 तक बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील हो गया। और उसके बाद 1833 से लेकर 1857 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वही 1858 में भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय बना देगा, जो कि 1946 तक रहा, ठीक है, याद रखेंगे। और वायसराय 1946 तक रहा और उसके बाद वायसराय को फिर रहा, ठीक है। और इसके बाद जो है यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव, जिसका काल 1757 से लेकर 1760 तक रहा और पुनः फिर 1765 में आया। फिर इसका 2 वर्ष का काल रहा 1765 से 67। और इसके बीच में जो है कौन? वेरलेस्ट ओम कार्टियर, 1760 से लेकर 65 के बीच वेरलेस्ट ओम कार्टियर 2 बंगाल के गवर्नर हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला उसके बाद जो है 1774 में अगला गवर्नर जो है कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स जो है अगला गवर्नर आपका हुआ वारेन हेस्टिंग्स। और इसे ही क्या बना दिया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका कार्यकाल रहा 1774 से लेकर 85 तक किसका? वारेन हेस्टिंग्स का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले गवर्नर को। अगला गवर्नर जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1773 नहीं होगा दोस्तों, 1786 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो है कि सर जॉन सोड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सर जॉन सोड जिसका काल 1793 से लेकर 1798, सर जॉन सोड 1793 से लेकर 1798। उसके बाद आपका अगला गवर्नर आएगा लॉर्ड ब्लेजली, 1798 से लेकर 1805, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला गवर्नर आपका अगला गवर्नर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर दोबारा कौन कब आता है? तो 1805 में। उसके बाद अगला गवर्नर होगा आपका लॉर्ड सर जॉर्ज वार्लो, 1805 से 7। और आपका अगला आएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813, ठीक है। उसके बाद आपका अगला गवर्नर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 अगला गवर्नर होगा। उसके बाद जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन सा गवर्नर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, 1828 से लेकर 1835 यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके पहले बाकी सभी जो थे कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका काल 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक है। देखते हैं अगले गवर्नर जनरल को। तो इसके बाद जो है भारत का अगला गवर्नर जनरल हुआ चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से 36। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड यानी ऑकलैंड, 1836 से 42। उसके बाद अगला गवर्नर हुआ आपका लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 44। उसके बाद अगला हुआ लॉर्ड हार्डिंग्स, 1844 से 48, ठीक। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। इसके काल में ट्रेन चला, संचार का विकास हुआ, डाक प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टैगोर, और इन्होंने ही जो सिविल सेवा में जो है प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद और इसका काल है जो है 1848 से 56, 1848 से 56, ठीक है। अगले गवर्नर की ओर चलते हैं। अगला गवर्नर जो है आपका लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62, लेकिन 1856 से लेकर 58 तक यह जो भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसी के काल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद 1858 का अधिनियम पारित हुआ। और 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है
भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। ध्यान रखें, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर कहाँ ब्रिटिश सरकार के सीधे हाथों में दे दिया गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सके।